हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक्सीडेंट मैनुअल के सेट नंबर 4 में। और आज हम लेने वाले हैं प्रश्न संख्या 151 से लेकर 200 तक। इसमें भी हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्सीडेंट मैनुअल के एक भी प्रश्न न छूट पाए। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। रेल दुर्घटना में यात्री की मृत्यु हो जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि कितनी है? तो इसके लिए यदि कोई यात्री का रेल दुर्घटना के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो क्षतिपूर्ति राशि है वह 8 लाख रुपए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 8 लाख, 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 152। रेल दुर्घटना के दौरान यात्री मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु दावा दुर्घटना की तिथि से कितने दिनों के अंदर रेल दावा अधिकरण में किया जा सकता है? जो आरसीटी में क्लेम किया जाता है तो वह क्लेम कितने दिनों तक किया जा सकता है? तो रेल दुर्घटना हो गया उसके 1 साल तक में किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 153। रेल दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु दावा कहाँ किया जाता है? जिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, उच्च न्यायालय, रेल दावा अधिकरण। तो इसके लिए अलग से कोर्ट है, आरसीटी, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, आरसीटी, रेल दावा अधिकरण। आंसर ऑप्शन डी है, आरसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 154। एमआरबी का ट्रायल रन कितने दिनों में होता है? तो एमआरबी का जो ट्रायल रन है वह 3 महीनों में होता है, 3 मंथ्स। ऑप्शन बी इसका आंसर है, 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 155। गाड़ी दुर्घटना को आगे डैश शीर्षकों में बांटा गया है, डैश उप शीर्षकों में बांटा गया है। तो 2 उप शीर्षकों में इसे बांटा गया है। आंसर ऑप्शन ए है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 156। विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में, विद्युतीकृत क्षेत्र में आपातकालीन टेलीफोन सॉकेट कितने मीटर के अंतर पर स्थित होता है? जो OHE के खंभे रहते हैं, एक खंभे के बाद दूसरे खंभे के बीच में जहां ये टेलीफोन का सॉकेट लगाया जाता है, तो वह दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 750 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक में लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, 750 मीटर टू 1000 मीटर। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 157। स्पार्म सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन की गाड़ी संरचना में कितने कोच होते हैं? तो इसमें सिर्फ जो है सेल्फ प्रोपेल्ड है, इसलिए इसमें सिर्फ 3 होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 158। निम्न में से किसे दुर्घटना के समय सील किया जाता है? गाड़ी सिग्नल रजिस्टर, सिग्नल रजिस्टर है, गाड़ी सिग्नल रजिस्टर, लोको पायलट मेमो बुक, कार्ड मेमो बुक, उपरोक्त सभी। यहाँ उपरोक्त सभी होगा, सभी सील कर लिया जाता है। स्टेशन मास्टर का जो TSR रहता है, लोको पायलट का मेमो बुक, गार्ड का मेमो बुक, इस सभी को सील कर लिया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है यहाँ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 159। यात्री गाड़ी के दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल का प्रभारी कौन होता है? तो यात्री गाड़ी का जब दुर्घटना हो जाता है तो उस समय पर जो दुर्घटना स्थल है वहां के जो प्रभारी होते हैं, वहां के जो इंचार्ज होते हैं, वे DRM होते हैं, जब कोई यात्री गाड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मालगाड़ी से संबंधित है। मालगाड़ी के दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल का प्रभारी कौन होता है? तो मालगाड़ी का जब होता है, जैसे हमने देखा यात्री गाड़ी के समय DRM थे, तो यहाँ मालगाड़ी के समय ADRM होते हैं। आंसर ऑप्शन बी, अपर मंडल रेल प्रबंधक, ADRM। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 161। यात्री गाड़ी की दुर्घटना होने पर जांच किसके द्वारा की जाती है? तो यात्री गाड़ी की जब भी दुर्घटना हो जाती है तो CRS के द्वारा जांच किया जाता है, रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा। आंसर ऑप्शन डी है, CRS। क्वेश्चन नंबर 162। मध्य रेल पर A क्लास दुर्घटना राहत गाड़ी कितने हैं? तो मध्य रेल पर 5 हैं A क्लास के जो दुर्घटना राहत गाड़ी है। A क्लास का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 163। B क्लास ART के गाड़ी संरचना संरचना में निम्न में से क्या नहीं दिया जाता है? उसमें क्या नहीं लगा होता है? तो यहाँ आंसर देखेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। 140T ट्रेन, 140 टन का क्रेन, ART कोच, HRE, टूल वैन, स्टाफ कार। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए है, बी क्लास का ART गाड़ी संरचना में जो 140 टन का ट्रेन है वो नहीं होता है। आंसर ऑप्शन ए, 140 टन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 164। SPARME स्पार्म के गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं दिया जाता है? सुपरवाइजर वैन, मेडिकल वैन, टूल वैन, ऑक्सिलियरी वैन। टूल वैन, ऑक्सिलियरी वैन और मेडिकल वैन होता है, सुपरवाइजर वैन नहीं होता है। आंसर ऑप्शन ए है, सुपरवाइजर वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 165। A क्लास ART के गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या उपलब्ध होता है? यहाँ पूछा गया कि क्या रहता है। 140 टन का ट्रेन, ART कोच, HRE, टूल वैन, इनमें से सभी। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी है,
ऑल होता है इसके आंसर, ऑल ऑफ देम, इसमें से जो जितने हैं सभी होता है। ए क्लास में 140 टन का क्रेन भी होता है, ART कोच HRE भी रहता है और टूल वैन भी होता है। इनमें से सही भी इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 166। CMS द्वारा ARME स्केल 1 का निरीक्षण निम्न में से कितनी अवधि में किया जाना चाहिए? तो वहां CMS का है, वहां पर क्या था, DMO के द्वारा 3 महीने में किया जाता था, यहाँ CMS के द्वारा पूछा जा रहा है, तो CMS के द्वारा जो है 6 महीने में किया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आंसर करना है। CMS रहेंगे तो ARME का स्केल 1 का जो है वह कोच रहेगा, ये रहेगा, उसको निरीक्षण जो है 6 महीने में एक बार होता है, और वहाँ DMO के द्वारा मेडिकल वैन था, उसको 3 महीने में एक बार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 167। ARME के गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं दिया जाता है? तो ARME का जो संरचना रहता है, ARME हम मेडिकल वैन है, मेडिकल वैन में मेडिकल वैन, ऑक्सिलरी वैन, टूल वैन, नन ऑफ दी, तो टूल वैन इसमें नहीं होता है। टूल वैन कहाँ रहता है? ART में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 168। क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर निम्न में से किसके द्वारा भरा जाता है? हमने पहले सेट में क्वेश्चन देखे थे, तो यह सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा भरा जाता है, SCOR के द्वारा भरा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, SCOR, सेक्शन कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 169। दुर्घटना होने पर ART MRV किसके द्वारा आदेशित किया जाता है? तो ART और MRV जो है CSC या डिप्टी CSC पंचुअलिटी रहते हैं, समय पालन, उनके द्वारा आदेशित किया जाता है। मुख्य अवलिक उप नियंत्रक समय पालन, CSC अवलिक डिप्टी CSC पंक्चुअलिटी, इसके द्वारा ART MRV को तुरंत ऑर्डरिंग का आदेश दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 170। दुर्घटना होने पर निम्न में से कौन सा कार्य खंड नियंत्रक के द्वारा नहीं किया जाता है? यह जो है सेक्शन कंट्रोलर का कौन सा कार्य नहीं है? तो आंसर ऑप्शन देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर तैयार करना किया जाता है, ART MRV को आदेशित करना नहीं। अभी ऊपर के क्वेश्चन हमने देखे थे, वह डिप्टी CSC या फिर CSC पंचुअलिटी के द्वारा किया जाता था। गाड़ी को रेगुलेट करना, TISM को सूचित करना। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी, ART MRV का आदेशित कौन करता है? तो CSC या फिर डिप्टी CSC पंचुअलिटी करते हैं। यहाँ यह जो है सेक्शन कंट्रोलर का कार्य नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 171। ट्रैक की खराबी में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? बकलिंग, बेल्ट फेलियर, रेलवे पुलिया में खराबी, कांटा में खराबी। तो कांटा से संबंधित है, आंसर ऑप्शन डी है, कांटा में खराबी। रेल ट्रैक के संबंधित पूछा गया, बकलिंग ट्रैक में होता है, बेल्ट फेलियर होता है, पुलिया रेलवे पुलिया है तो अभी जो है ट्रैक से संबंधित है। यहाँ कांटा जो है ट्रैक से संबंधित है, लेकिन यह कांटा की खराबी जो है ट्रैक की खराबी में नहीं आता है, पॉइंट की खराबी में आता है, ट्रैक पॉइंट डिफेक्ट में आता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 172। दुर्घटना राहत गाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नियम पुस्तिका नहीं रखी जाती है? तो दुर्घटना राहत गाड़ी रहता है ART, उसमें जो है कौन सी पुस्तिका नहीं रखी जाती है? तो GNSR रखा जाता है, GNSR रखा जाता है, एक्सीडेंट मैनुअल रखा जाता है, कार्य संचालन समय सारणी WTT रखा जाता है, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल नहीं रखा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल ART में नहीं रहता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। वहां क्या है, ब्लॉक थोड़े वहां चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 173। रेल सेवकों के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करना रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो जो है यह 146 के अंतर्गत आता है। यदि कोई रेल सेवकों के कर्तव्य पालन में कोई काम कर रहा है, उसमें अगर वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो यह रेलवे एक्ट 1989 के धारा 146 के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 174। क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत आता है? क्षतिपूर्ति के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है, वह जो है कौन से धारा के अंतर्गत आता है? वह धारा 125 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी है, धारा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 175। रेल प्रशासन के द्वारा अंतरिम सहायता रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत प्रदान की जाती है? तो अंतरिम सहायता जो है वह रेलवे एक्ट 1989 के किस धारा के तहत दिया जाता है? तो वह धारा 126 सेक्शन 126 के अंतर्गत दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, धारा 126। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 176। बी ट्रंक रूट पर संचार में पूर्ण और आंशिक व्यवधान, चाहे तो पूरी तरह से या फिर थोड़ी समय से व्यवधान होता है, उसके आधार पर निर्धारित न्यूनतम सीमा स्तर थ्रेश होल्ड वैल्यू कितना है? तो इसके लिए जो थ्रेश होल्ड वैल्यू है वह 6 घंटे है। 6 घंटे से ज्यादा व्यवधान होता है या फिर उसमें होता है तो उसको निर्धारित सीमा जो रखा गया है वह 6 घंटे का रखा गया है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 177। निम्नलिखित में से किस उपस्कर में खराबी होने पर उपस्कर खराबी वाली दुर्घटना में शामिल किया जाता है? इंजन, चल स्टॉक, रेल पथ, सभी। ये सभी जो है खराबी, किसी में भी खराबी आता है तो उसे उपस्कर खराबी में गिनती किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 178।
दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा सर्वप्रथम की जाने वाली कार्यवाही क्या है? तो सबसे पहले क्या है, ब्लॉक उपकरण को टीओएल पर ले जा करके और लॉक कर देना, ताकि कोई और दूसरी गाड़ी उस सेक्शन में प्रवेश नहीं कर सके। तो सबसे पहला काम जो है, आंसर ऑप्शन ए है, ब्लॉक उपकरण को टीओएल पर करना और लॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 179। दुर्घटना होने पर गार्ड द्वारा की जाने वाली प्रथम कार्यवाही क्या होगी? जैसे स्टेशन मास्टर का बताया गया, वैसे ही गार्ड का पहला कर्तव्य क्या होगा? तो गार्ड का पहला कर्तव्य है कि बाजू वाली लाइन का बचाव करे, बाजू वाली लाइन का बचाव करे। अगर डबल लाइन है, बाजू वाली लाइन को बचाव करे, ताकि इधर अगर एक्सीडेंट हो गया तो दूसरा और कोई एक्सीडेंट ना हो सके। बचाव करेगा पटाखे के द्वारा, तो वह दूसरा दुर्घटना नहीं हो पाएगा। आंसर यहाँ ऑप्शन ए है, बाजू वाली लाइन का बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 180। ओएचई में डैश समय तक करंट नहीं होने पर दुर्घटना माना जाता है। ओएचई में सप्लाई चले गया और अगर कितने देर तक चला गया, 3 मिनट से अधिक अगर चला गया तो उसे एक दुर्घटना का रूप माना जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, 3 मिनट से अधिक, मोर देन 3 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 181। रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत गाड़ी दुर्घटना को सूचित करने योग्य दुर्घटना माना जाएगा? रिपोर्टेबल एक्सीडेंट माना जाएगा, रिपोर्टेबल ट्रेन एक्सीडेंट माना जाएगा। किस रेल अधिनियम के 1989 के किस धारा के अंतर्गत यह आता है? तो यह आता है धारा 113 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, 113। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 182। समपार फाटक को अनाधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड रूप से खोलना या नुकसान पहुंचाना रेल अधिनियम 1989 के कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? बहुत सारे पैसेंजर लोग रहते हैं, वो जबरदस्ती गेट का जो बूम रहता है उसे उठाकर जाने की कोशिश करते हैं, तो यह एक अपराध है और यह 1989 धारा का रेल अधिनियम है, वह 160 के अंतर्गत यह आता है और उसके तहत उन्हें दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आंसर यहाँ ऑप्शन डी है, धारा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 183। रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाना रेल अधिनियम 1989 के कौन सी धारा के तहत अपराध है? यह भी एक अपराध के अंतर्गत आता है, तो यह जो है डी ऑप्शन धारा 151 के अंतर्गत आता है कि रेल संपत्ति को यदि आप क्षति पहुंचाते हैं तो रेलवे एक्ट 1989 के धारा 151 के तहत यह एक अपराध है, यह पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 184। सीआरएस द्वारा रेल दुर्घटना की जांच करना रेल अधिनियम 1989 के किस धारा में दिया गया है? तो सीआरएस द्वारा जांच किया जाएगा, यह धारा 114 में इसका वर्णन किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, धारा 114। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यातायात के अस्थायी निलंबन के बारे में रेल अधिनियम 1989 के किस धारा में दिया गया है? तो यह यातायात का अस्थायी रूप से निलंबन हुआ है, तो सस्पेंशन हुआ है ट्रैफिक, तो उस समय यह रेल अधिनियम 1989 की धारा 24 के अंतर्गत इसे आता है। यह आंसर ऑप्शन ए है, धारा 24, सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 186। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को रेल अधिनियम 1989 के 1989 के किस धारा के तहत रेल से यात्रा करने की मनाही है? यदि कोई व्यक्ति है और वह ऐसे डिजीज है जिनको कि इन्फेक्शियस डिजीज है, दूसरों को संक्रामक रोग है, दूसरों को भी उससे हो सकता है, तो इसलिए वहां पर इसे प्रोहिबिटेड किया गया उसको ट्रेवलिंग करने के लिए। तो यह जो है धारा 56 के अंतर्गत यह आता है, ऑप्शन बी है, धारा 56, सेक्शन 56, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 187। रेल से संबंधित किसी विषय के संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो रेल से संबंधित जो है केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, या रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत दिया गया है, तो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए 60 एंड 87 के अंतर्गत दिया गया है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 188। सीसीआरएस ऑब्लिक सीआरएस की नियुक्ति रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत होती है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीसीआरएस या सीआरएस की जो नियुक्ति है रेल अधिनियम की धारा किसके अंतर्गत नियुक्ति होती है? तो धारा 5 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती है, सेक्शन 5 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 189। सीसीआरएस ऑब्लिक सीआरएस के कर्तव्यों का उल्लेख रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत है? तो यह जो है 5 नंबर में उनकी नियुक्ति होती है और 6 नंबर में उनके कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है, आंसर ऑप्शन बी है, सेक्शन 6, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 190। रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना की जांच रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो रेल प्रशासन द्वारा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा दुर्घटना की जांच की जाती है, तो वह रेल धारा अधिनियम 1989 के किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसके लिए आंसर है ऑप्शन बी, 115, धारा 115, सेक्शन 115, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे
191 दुर्घटना जांच के संबंध में रेल सुरक्षा आयुक्त के अधिकार रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो रेल सुरक्षा आयुक्त के अधिकार के बारे में यह पूछा गया है। तो दुर्घटना जब जांच होती है तो रेल सुरक्षा आयुक्त के जो अधिकार हैं वो रेल अधिनियम की धारा 1989 के जो नियम है उसके किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह 116 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन बी है, सॉरी आंसर ऑप्शन सी है, 116 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी, धारा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 192। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत गंभीर चोटें परिभाषित की गई? गंभीर चोट सीरियस रूप से जो है इंजुरी हो गई है, सीरियस इंजुरी किसके अंतर्गत उसे किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह धारा 320 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, धारा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 193। यात्री गाड़ी की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पारा में है? यात्री गाड़ी की परिभाषा पूछेगा, डेफिनेशन दुर्घटना नियमावली एक्सीडेंट मैनुअल का जो बुक है उसके किस पैराग्राफ में दिया गया है? तो यह पारा 102 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है, पारा 102, पैराग्राफ 102। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 194। दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पारा में दिया गया है? वहां पर था, अब यहाँ दुर्घटना की परिभाषा पूछा गया, तो दुर्घटना की परिभाषा 104 में दिया गया है, पारा 104। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 195। सूचित करने योग्य गाड़ी दुर्घटना यानी रिपोर्टेबल ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन ऐसे एक्सीडेंट जो रिपोर्टेबल हो सकता है, ऐसे एक्सीडेंट जो रिपोर्ट किया जा सके, रिपोर्टेबल ट्रेन एक्सीडेंट, वह किसका उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पारा में दिया गया है? तो इसका 195 का जो आंसर है वह 106 पैरा 106 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 196। निवारी टक्कर की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पारा में दिया गया है? जब निवारी टक्कर की बात आई है उसकी परिभाषा किस में दी गई है? तो इसका 109 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है, पारा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 197। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन का उल्लेख, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पारा में दिया गया है? जिसका जो आंसर है ऑप्शन ए, 100 पारा 112 में इसे दिया गया है, पैराग्राफ 112 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 198। दुर्घटनाओं का वर्गीकरण दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो दुर्घटनाओं का जो वर्गीकरण है उसे क्लासिफिकेशन किया गया है, वह दुर्घटना नियमावली के पैरा 117 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, पैरा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 199। दुर्घटना गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा, पहले दुर्घटना का आया है, अभी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पारा में दिया गया है? तो यह पैरा 118 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, पारा 118, 118। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट है 200। परिणामी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा, परिणामी गाड़ी दुर्घटना कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट की परिभाषा, डेफिनेशन दुर्घटना नियमावली के किस पारा में दिया गया है? तो यह पैरा 119 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, पैरा 119। दोस्तों आज हमने इस सेट में भी 50 प्रश्न लिया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।